नमस्कार, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन देव क्लासेस बूंदी पर। राधे राधे, सभी का स्वागत करता हूं मैं। बिल्कुल आप एक बार सभी जुड़ जाइए, सभी व्यक्ति आकर के, ताकि आपको लाइव क्लासेस पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप लाइव क्लासेस पढ़े भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर रहें। देव क्लासेज आपके लिए जितना सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, आपको प्रत्येक चीज़, आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल मधु कुमारी मीणा जी, सुमन सिंह जी, नमस्कार। जो भी व्यक्ति हैं सब अपना काम छोड़ करके सभी आ जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट कर पाएँ भाई। अंतिमा मीणा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से आप पढ़ें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैप्टर को। ध्यान से समझना भाई, अपना जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था अपना कोशिका। अपना चैप्टर चल रहा था कोशिका, और इस कोशिका या सेल के अंदर हमने बहुत सारे कोशिकांग पढ़ लिए थे। आज अपना अगला कोशिकांग चलेगा रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका, रिक्तिका। सबसे पहले रिक्तिका के अंदर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? रिक्तिका के अंदर खनिज प्लस लवण पाए जाते हैं। खनिज, जल, लवण, ये तीनों पाए जाते हैं। किसके अंदर? रिक्तिका के अंदर। रिक्तिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बताइए दोस्तों? खनिज, जल, लवण, ये सब रिक्तिका के अंदर पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था रिक्तिका, अगर मैं बात करूं पादपों के अंदर रसदानी कैसी होती है? बड़ी होती है, तो आपको बताया था मैंने, पादपों में बड़ी होती है, इस वजह से केंद्र को परिधि की ओर ले जाती है ना, बड़ी होती है। अगर मैं बात करूं रिक्तिका की, तो दोस्तों समझना ध्यान से मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं रिक्तिका की, तो रिक्तिका 3 प्रकार की होती है, समझना। अगर मैं बात करूं रिक्तिका की, तो रिक्तिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे आप, रिक्तिका 3 प्रकार की होती है। रिक्तिका 3 प्रकार की होती है, समझना। रिक्तिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखेंगे आप, सबसे पहले है खाद्य रिक्तिका। बिल्कुल खाद्य रिक्तिका। अगली है संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका। और अगली होती है केश रिक्तिका। तीन प्रकार की रिक्तिका होती है, समझना ध्यान से दोबारा से। 3 प्रकार की रिक्तिका होती है। मैंने बताया था कि रिक्तिका खनिज, जल और लवण को जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। खनिज, जल और लवण पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि जल को खींचने के लिए रसधानी या रिक्तिका होती है। जब रसधानी रिक्तिका को खींचती है, इसका आकार में ज़्यादा होती है, तो पादपों के अंदर इसके आकार में बड़ी होती है। अगर मैं बात करूँ रिक्तिका, तो रिक्तिका 3 प्रकार की होती है। ये खाद्य रिक्तिका होती है। सबसे पहले खाद्य रिक्तिका का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो वो अमीबा होता है दोस्तों। अमीबा, खाद्य रिक्तिका का उदाहरण क्या होता है? अमीबा। ये क्या करती है खाद्य रिक्तिका? ध्यान समझना, ये भोजन का संग्रहण करती है। देखिए बिल्कुल आराम से आप सीखते रहें, चीजों को पढ़ते रहें, बिल्कुल शानदार तरीके से भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। ठीक है, अमीबा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं दोस्तों संकुचनशील रिक्तिका की, तो इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है प्रोटोजोआ। और मैंने आपसे पूछा कि प्रोटोजोआ की खोजकर्ता कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, प्रोटोजोआ की खोजकर्ता कौन है? जल्दी कमेंट करके बताओ, प्रोटोजोआ की खोजकर्ता कौन है? प्रोटोजोआ की खोजकर्ता कौन है? जल्दी कमेंट करो, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता कौन है भाई, बताओ। कौन पढ़ रहा है देखें, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता कौन है बताइए। ल्यूवेनहोक बताया था मैंने आप सभी को। क्या बताया था दोस्तों? ल्यूवेनहोक। प्रोटोजोआ के खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेनहोक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रोटोजोआ ये क्या करती है? परासरण क्रिया करती है। परासरणीय क्रिया, परासरणीय क्रिया, परासरणीय क्रिया, परासरणीय क्रिया, क्रिया में सहायक। और इसका उदाहरण ध्यान रखना, नील हरित शैवाल।
ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रत्येक चीज समझ में आ रही होगी आपको। मैंने बताया रिक्तिका, रिक्तिका के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। बोलो कितने भाग होते हैं दोस्तों रिक्तिका के? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला खाद्य रिक्तिका, दूसरा होता है संकुचनशील रिक्तिका, और तीसरा है दोस्तों गैस रिक्तिका। 3 प्रकार के भाग होते हैं इसके। अब खाद्य रिक्तिका जो होती है ये खाने के काम आती है। जैसे खाद्य रिक्तिका जो होती है वो खाने के काम आती है, जिसमें अमीबा उदाहरण होता है। ये भोजन का संग्रहण करता है। क्या करता है दोस्तों समझना, जैसे ये अमीबा होता है, जैसे ये अमीबा है, मान के चलिए अमीबा है। अब यहाँ से इसको भोजन को खाना है तो ये क्या करता है, इसको ऐसे करके इसको अंदर ले लेता है, तो ये भोजन का संग्रहण कर लेता है अपने अंदर। तो भोजन का संग्रहण करता है, जिसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका, प्रोटोजोआ क्या करता है, संकुचन होता है, बार बार परासरण होता है, बिल्कुल परासरण होता है, संकुचन होता है। और प्रोटोजोआ क्या करता है, इस प्रकार अपने भोजन को खाता है। नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होगा कि नीचे से जो पानी में होता है तो पानी के अंदर उत्प्लावक बल लगता है, तो उसके अंदर कौन सा होता है, नीलहरी शैवाल होता है। इस प्रकार अपने अपने हिसाब से आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि खाद्य रिक्तिका का क्या कार्य है, भोजन का संग्रहण करना, संकुचन का परासरणीय क्रिया, गैस रिक्तिका का उदाहरण नीलहरी शैवाल, संकुचनशील का प्रोटोजोआ, खाद्य रिक्तिका का अमीबा उदाहरण है। कमेंट करो यहां तक समझ में आ गया सभी को? कमेंट कर दो यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को? जी सर, उतार लो बढ़िया से इसको, वेरी गुड। अब समझना 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, समझना ध्यान से। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक बार यहां पर देखना समझ में आएगा। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों समझना। एक होती है प्राइकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका, एक होती है प्राइकैरियोटिक और एक होती, कौन सी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका। एक होती है प्राइकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। अब प्राइकैरियोटिक कोशिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्राइकैरियोटिक जो कोशिका होती थी ये पुराने जमाने में पाई जाती थी, अर्थात इसको पुरानी सेल या आदिम सेल के नाम से जाना जाता है, आदिम कोशिका के नाम से जाना जाता है, आदिम कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है, बिल्कुल आदिम कोशिका के नाम से जाना जाता है। और अभी अपने अंदर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। अगर मैं बात करूं जैसे वायरस वगैरह होते हैं तो उसमें प्राइकैरियोटिक कोशिका ही होगी। प्राइकैरियोटिक कोशिका होती है और अपने अंदर पाई जाती है एडवांस सेल, एडवांस सेल पाई जाती है, समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पहले श्वसन जो होता था वो श्वसन का केंद्र जो होता था, श्वसन के लिए जो होता था उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता था और श्वसन के लिए पाया जाता था मीजोसोम। क्या पाया जाता था, मीजोसोम पाया जाता था। लेकिन अभी अपने अंदर क्या पाया जाता है बताओ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पहले गति करने वाले अगर आपसे पूछा जाए अंग, गति करने वाले अगर अंग पूछा जाए तो पहले होते थे, नाम ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा नाम अटपटे हैं, सीलिया और फ्लैजिला। पूछा गया सवाल है ये, सीलिया फ्लैजिला। अभी तो हाथ पैर है ही सही, अभी तो सीलिया और फ्लैजिला, वेरी गुड, सीलिया और फ्लैजिला। और अभी क्या है अपने अंदर, हाथ पैर, हाथ पैर। प्राइकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। तो इसके अंदर प्राइकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम, और इसके अंदर पाया जाता है 80S प्रकार का राइबोसोम। मतलब राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्राइकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकेरियोटिक में भी पाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया इनको आदिम सेल बोला जाता है, या पहले जमाने की होती थी इनको बोलते थे, अभी एडवांस सेल हो गई है। पहले श्वसन का अंग क्या होता था, मीजोसोम होता था। अभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। गति करने वाले अंग सीलिया और फ्लैजिला होता था, अभी क्या है, हाथ पैर है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों शानदार समझना।
तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों आप सभी के सामने, यहां पर मैं नोट लगा के एक लाइन लिख देता हूं, नोट राइबोसोम राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ आया सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, गुणसूत्र बिखरे रहते हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, बिल्कुल गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाभिक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें नाभिक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। देखो यहां नाभिक होता है, इस नाभिक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, और इसके अंदर ये नाभिक जो होता है इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, और नाभिक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं, इसमें झिल्ली पाई जाती है, इस वजह से इसमें नाभिक क्या होते हैं दोस्तों, सुसंगठित होते हैं। कैसे होते हैं? सुसंगठित होते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी को पता लग गया होगा, दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, आराम से, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे मैं बढ़ता हूं, तो अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु देखो, फर्स्ट बिंदु, जो अपने अभी कल अपने गोल्जिकाए पढ़ा था, इस गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं में, गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं के अंदर डिक्टियोसोम बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। तो गोल्जिकाए को गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं में क्या बोलते हैं बताओ? डिक्टियोसोम। यह भी सवाल पूछा जाता है, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहते हैं, बोलो डिक्टियोसोम बोला जाता है। वेरी गुड, डिक्टियोसोम बोला जाता है, वेरी गुड भी, बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगली मैं बात करूं दोस्तों आप सभी के सामने, तो जो रिक्तिका होती है या जो रसदानी होती है, रिक्तिका की बाहरी परत को, जो रिक्तिका की जो बाहरी परत होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये भी याद करना आप, टोनोप्लास्ट। जैसे ये रिक्तिका होती है तो इस रिक्तिका की जो बाहरी जो भित्ति होती है इसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुमुर्ग का अंडा। लिखवा रखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिर लिखवा देता हूं इसको, शुतुमुर्ग का अंडा। नंबर 4, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, तो बोलो कौन सी हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा। आपसे पूछा जाए 5वां पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी, बताओ भाई सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी शरीर की? अंडाणु। वेरी गुड, अंडाणु। सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी तो क्या हो जाएगी बताओ? शुक्राणु।
क्लियर भाई? अब आ गया होगा क्लास में, बिल्कुल बिल्कुल सभी की नहीं चल रही है भाई, सभी बच्चे जुड़े हुए, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। आगे देखना, इसको उतार लिया सभी ने, इसको उतार लिया सभी ने, आगे बढ़ जाता हूं भाई मैं। अगला देखना, आपसे पूछा जाए, मैं दो चीजें बात करूंगा। एक बात करूंगा पादप कोशिका की, और एक बात करूंगा मैं जंतु कोशिका की। एक में बात करूंगा पादप कोशिका की, एक बात करूंगा मैं जंतु कोशिका की। तो देखना, यहां पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अब इसके जवाब सब आप ही दोगे अब भैया। सबसे बड़ा कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग, और यहां पर भी आप बताओगे मुझे सबसे बड़ा कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग, दोनों में अलग अलग बताओ। सबसे पहले पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है बताइए? सबसे पहला है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। जो भी जुड़े हुए एक बार मुझे थम्स अप करके दिखाएं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है भाई? तो आप सभी को पता है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग आपको पता होना चाहिए कि सर वह हरित लवक होता है। हरित लवक होता है। और सबसे छोटा कोशिकांग होता है, वही आपको पता है, छोटा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा राइबोसोम। बोलो कौन होता है? राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग अपने अंदर केंद्रक होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, और सबसे छोटा कोशिकांग वही होता है दोस्तों, राइबोसोम। मतलब छोटे को तो याद रखना ही नहीं है, क्योंकि छोटा तो नन्ना मुन्ना सा है, कौन? राइबोसोम। बस परिवर्तन कहाँ करना है? छोटा सा परिवर्तन यहाँ पर करेंगे आप। छोटा सा परिवर्तन कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर करेंगे कि आपको सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे अगर पादप कोशिका में, तो हरित लवक होता है। हरित लवक होता है, अपने अंदर क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। बताओ समझ में आया क्या? नहीं ऐसा नहीं। तो इसके साथ मैंने बताया, कोई जरूरत नहीं है। पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक होता है, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग अपने अंदर केंद्रक होता है, और सबसे छोटा राइबोसोम होता है। छोटा तो राइबोसोम होता है, बड़ा ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में हरित लवक होता है, और सबसे अपने अंदर सबसे बड़ा कौन सा होता है? केंद्रक होता है। इसी के साथ दोस्तों आपका कोशिका चैप्टर हो जाता है बिल्कुल एकदम समाप्त, और अब आपको पूरा कोशिका चैप्टर याद हो गया होगा, क्लास में अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सभी पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल गई होगी। आप आराम से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और मेहनत करते रहिए दोस्तों। अगले चैप्टर अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।